हेलो। हेलो। AISF बिहार के ऑफिशियल फेसबुक पेज के सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। ख़ासकर मेरे स्टूडेंट सुशील जी, जो AISF से शुरू से जुड़े हुए हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मेरे वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड जफ़र साहब, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं और लगातार अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने ये जानते हुए कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, एक एकेडमिशियन हूं, मुझे कन्विंस किया कि मुझे इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर अपनी बात आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए। इसके लिए एक बार फिर मैं सुशील जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको धन्यवाद कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ऑनलाइन हैं, वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि तकरीबन 10 सालों से मैं लगातार ह्यूमन राइट्स पटना लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। और ह्यूमन राइट्स को पढ़ाने के क्रम में मैंने ये जाना है कि ह्यूमन राइट्स सिर्फ पढ़ाने का विषय नहीं है, बल्कि ह्यूमन राइट एक ऐसा जीवंत विषय है जिसको सिर्फ पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, इसको लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जन जो भी इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, उन सब पर इसकी जिम्मेदारी है। इन 10 सालों में ये मैंने महसूस किया है कि इस सब्जेक्ट की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि लोग इस विषय को ना तो समझ पाते हैं और ना ही इस विषय के बारे में लोगों तक सही जानकारियां अभी तक पहुंच पाई हैं। हम लोग जनरली उन लोगों के बीच में रहते हैं, मैं स्पेशली जो लॉ से जुड़े हुए हैं और लॉ के स्टूडेंट हैं, इसलिए वो सभी लोग जानते हैं कि ह्यूमन राइट क्या है, कैसे एग्जिस्टेंस में आया और इसका क्या प्रारूप है आज के दौर में, आज के डेट में। लेकिन जो जनरल लोग हैं, ख़ासकर हमारी कंट्री में जहाँ की आबादी ज़्यादातर इलिटरेट है, उन लोगों तक ये सब्जेक्ट अभी तक नहीं पहुँच पाया है। तो मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट को आम लोगों तक पहुँचाने में इस तरह का संवाद, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बहुत कारगर साबित होंगे। और इसीलिए मैंने सुशील जी से कहा था कि अगर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन आप इस
AISF बिहार के ऑफिशियल फेसबुक पर चाहते हैं तो अच्छा होगा कि उसका संबंध ह्यूमन राइट या ह्यूमन राइट सब्जेक्ट से हो। फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमारा संवाद इस सब्जेक्ट पे होगा जो आज का विषय है, कोरोना संकट में बेबस आवाम और मानवाधिकार। दोस्तों, आज के विषय पर अगर हम गौर करें तो इसके दो भाग हैं। पहला कोरोना संकट जो आज हम सभी के सामने एक विश्वव्यापी प्रकोप के रूप में उभर के सामने आ रहा है, और दूसरा भाग है मानवाधिकार। और इन दोनों भागों का जिसके जीवन पर असर पड़ना है या पड़ रहा है वो है आवाम यानी जनरल एंड इनोसेंट पब्लिक, जिसमें ज़्यादातर लोग ना तो मानवाधिकार जानते हैं और ना ही कोरोना का संकट। और इसको आप सब ने निरंतर लॉकडाउन के दौरान भी महसूस किया होगा कि लॉकडाउन हमारे यहाँ बिल्कुल वैसे ही है जैसे दिखाने के लिए सब कुछ बंद है, लेकिन लोगों में सजगता नहीं है, लोगों में जानकारी का अभाव है। लोग लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं और ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। और उसकी वजह मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ये है कि लोग ये जान ही नहीं रहे हैं कि वो किस संकट के दौर से वो उनका जीवन और उनका परिवार गुजर रहा है। इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना और मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए इस बात से कि मानवाधिकार क्या है और कोरोना रूपी काल कैसे इन अधिकारों को तार तार करने में लगी है। दोस्तों, अगर मानवाधिकार की बात करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि मानवाधिकार के आने के पहले भी लोगों को अधिकार मिले हुए थे। ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार आया तभी लोगों को अधिकार मिले, अधिकार लोगों को पहले से भी मिले हुए थे। लेकिन उन अधिकारों का जो बेसिस था, जो बैकग्राउंड था, वो या तो सिटीजनशिप था या टेरिटरी थी। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ अधिकार इसलिए मिले हुए हैं या मिले हुए थे क्योंकि आप किसी राज्य के सिटीज़न थे। जैसे कि अपने देश में आज के डेट में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में राइट टू वर्क का जो प्रावधान दिया गया है वो सिर्फ देश के सिटीजन्स को अवेलेबल है, सभी लोगों को अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही पुराने काल में भी बहुत सारे लोगों को ऐसे अधिकार मिले हुए थे जिसका संबंध उनके सिटीजनशिप के साथ जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ ही कुछ अधिकार इस ग्राउंड पे भी दिए जाते थे कि जिस समय कुछ हुआ या कोई घटना हुई उस समय आप हमारी टेरिटरी में हैं, जिसका एक रेफरेंस आज के डेट में हम कोट कर सकते हैं, और वो है राइट टू लाइफ और प्रोटेक्टिंग राइट टू लाइफ ऑफ ए फॉरेनर इन आवर कंट्री। यानी हमारी कंट्री में अगर कोई भी आया है तो हमारे देश की सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उसके राइट टू लाइफ को प्रोटेक्ट करे विदाउट मेकिंग द डिफरेंस कि वो हमारे देश का सिटीजन है या नहीं है। इन दोनों बेसिस ऑफ राइट्स को वायलेट करने वाली जो थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई, उसी थ्योरी ने मेरे हिसाब से ह्यूमन राइट्स को जन्म दिया। और उस थ्योरी के हिसाब से बेसिस ऑफ राइट इज़ द ह्यूमैनिटी एंड नॉट द सिटीजनशिप एंड द टेरिटरी। जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अधिकार मिले हुए थे, लेकिन उन अधिकारों के पीछे जो बेसिस थी वो या तो सिटीजनशिप थी या फिर टेरिटोरियल नेक्सस थी। इन दोनों थ्योरीज को डिस्कार्ड करने वाली जो थ्योरी एग्जिस्टेंस में आई, उसी थ्योरी ने ह्यूमन राइट यानी मानवाधिकार को जन्म दिया, क्योंकि उस थ्योरी में ये स्पेसिफाई किया गया कि राइट्स की एग्जिस्टेंस
ना तो सिटीजनशिप पे डिपेंडेंट होनी चाहिए, ना ही टेरिटरी पे होनी चाहिए, बल्कि राइट की जो एग्जिस्टेंस है या एवेबिलिटी है वो हमें और आपको इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि हम और आप ह्यूमन बीइंग हैं, हम और आप मानव हैं। और इसीलिए जिन अधिकारों को इस थ्योरी के बेसिस पर सबको दिया गया, उन्हीं अधिकारों को आज के डेट में मानवाधिकार के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसीलिए किसी ह्यूमन राइट थिंकर ने ह्यूमन राइट्स को बखूबी डिफाइन किया है, जिसको आप एक लाइन में समझ सकते हैं। ह्यूमन राइट्स आर बंडल ऑफ दोज राइट्स विच आर possessed by us being a human being. That means मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो हम सब, जो मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो हम सब को सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि हम एक मानव जाति में पैदा हुए हैं या हम एक मानव जाति से बिलोंग करते हैं। इसका एक मैं एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगा कि मानवाधिकार बीइंग ए ह्यूमन बीइंग क्यों मिला हुआ है। ये मैंने क्लासेज में भी रेफरेंसेज अक्सर दिए हैं कि आपने देखा होगा कि अगर किसी जानवर की डेड बॉडी रोड साइड पड़ी हुई हो तो जनरली वो वहीं पड़ी रहती है, या बहुत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग अगर मेहनत करते हैं तो वो यही करते हैं कि उसको वहाँ से उठा के जहाँ कूड़े का ढेर है वहाँ उसको डंप कर देते हैं। बट यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग लाइक दिस इफ़ any dead body of a human being is found on the roadside, क्योंकि being a human being ये हमारा और आपका मानवाधिकार है कि इवन आफ्टर द डेथ हमारी बॉडी को, जो हमारे अपने धार्मिक रिचुअल्स के हिसाब से जो उसका लास्ट रिचुअल है उसका कंप्लाइंस होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस अपने इस जिम्मेदारी को का एहसास करते हुए किसी भी डेड बॉडी का मैक्सिमम कोशिश करती हैं कि वो ट्रेस करें कि इस डेड बॉडी के लोगों तक पहुंचा जा सके। अगर लोगों तक नहीं पहुंचा जा सकता तो कम से कम ये पता लगाया जा सके कि ये डेड बॉडी या इस डेड बॉडी, ये जिनकी डेड बॉडी है वो किस जाति और धर्म से बिलोंग करते हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग उनके लास्ट रिचुअल्स का कंप्लाइंस किया जा सके। यहाँ ना तो टेरिटरी कोई ग्राउंड है बेसिस है राइट का, और ना ही कोई सिटीजनशिप बेसिस है। यहाँ बेसिस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी है, और बीइंग ए ह्यूमन बीइंग हमको और आपको ये अधिकार मिला हुआ है। अब बात को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये है कि मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो दुनिया के सभी लोगों को मिले हुए हैं एक मानव होने के वजह से। इसको दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि आप चाहे किसी भी देश के सिटीजन हो, किसी के भी टेरिटरी में हो, कुछ ऐसे अधिकार हैं आपके पास जो कि आपकी माँ के वोम ऑफ द मदर में आने से पहले शुरू हो जाते हैं, यानी आपको अपने माँ के पेट में आने से पहले शुरू हो जाते हैं और आपके मर जाने के बाद भी कंटिन्यू करते रहते हैं, चलते रहते हैं। और इन्हीं अधिकारों को हम लोग आज के डेट में मानवाधिकार के रूप में याद करते हैं या रिकॉग्नाइज करते हैं। दोस्तों, इस स्टेज पे ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इन अधिकारों की ज़रूरत कैसे महसूस की गई और किन सरकमस्टांसेज में की गई, और ये अधिकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार जाना जाता है इसमें होने वाले जान और माल की क्षति के लिए, और इसके साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वार एक और बात के लिए जाना जाता है, और वो बात है वार ऑफ सिविलाइजेशन। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले भी बहुत सारी वार्स हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी हुई, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार और बाकी की वार्स में अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये पाया जाता है कि पहले की वार्स में युद्ध बिटवीन दी सोल्जर्स हुआ करती थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में पहली बार वार अगेंस्ट सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें बहुत सारे रूलर्स ने
डिक्टेटर्स ने ये थ्योरी प्रोपाउंड की कि अगर एक जनरेशन को कंप्लीटली ख़त्म नहीं किया जाएगा, एक रेस को कंप्लीटली दुनिया से मिटा नहीं दिया जाएगा, तब तक दुनिया में जो डिसऑर्डर है, जो डिसेबिलिटी है, वो कंटिन्यू करती रहेगी। इस थ्योरी का इम्पैक्ट ये हुआ कि विदाउट मेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड, ह्यूमन बींग्स वेयर assassinated, human beings were killed just because of the reason that the particular human being belongs to such and such civilization, follow such and such way of life, follow such and such way of religion and all. इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वार में जिन लोगों के जान माल का नुकसान हुआ और जिस लेवल पे हुआ, उसको देखते हुए दुनिया ने रियलाइज़ किया कि अगर इसके बाद कभी किसी भी वजह से थर्ड वर्ल्ड वार होती है तो शायद इंसानियत को बचाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए दुनिया ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्स्टिट्यूट किया और उस ऑर्गेनाइजेशन को एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया टू इस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। एंड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ इट्स क्रिएशन ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन की, ह्यूमन राइट्स के प्रोपोगेशन की और ह्यूमन राइट्स को लोगों तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश की। और फाइनली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की पहल की वजह से एक स्पेशल इनैक्टमेंट कंटेनिंग दी ओनली ह्यूमन राइट्स और द राइट्स फॉर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट रेफरिंग द सिटीजन्स ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री बिकॉज the enactment I am going to quote or going to place before you is providing the rights to all the human beings of the world without making the difference on the basis of the citizenship and on the basis of the territorial nexus. Finally, after a very painstaking effort on the part of the United Nations organization, an enactment known as Universal Declaration of Human Rights 1948 was passed on 10th of December 1948, and you will be surprised to know that this was one of the enactment which was passed by the United Nations organization by the majority of the members present in the United Nations organization of the time. इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ने जो राइट्स इनकॉर्पोरेट किए, उन राइट्स को अगर आज के पेंडेमिक के साथ हम लोग अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, देन वी विल कम टू द कंक्लूजन कि जो आज का हमारा विषय है वो विषय कितना प्रासंगिक है और वाकई में हमारे संविधान ने हमारे लिए, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ने हमारे लिए जो डिफरेंट कॉवेनेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे 1966 में पास किए गए, उसने जो भी मानवाधिकार प्रेस्क्राइब किए हैं, किस तरीके से, चाहे उसमें गलती किसी एक की हो, पूरे समाज की हो, सोसाइटी की हो या सभी सिटीजन्स की हो, लेकिन ये सच्चाई है कि उन अधिकारों का निरंतर और बहुत हद तक एक तरीके से कंटिन्यूअसली उन अधिकारों का लगातार और निरंतर वायलेशन इस पेंडेमिक 19 या कोविड-19 के ड्यूरेशन में हुआ है और लगातार होते जा रहा है। इससे पहले कि मैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस शुरू करूं, मैं कुछ ऐसे मानवाधिकार जिनको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ने और डिफरेंट कॉवेनेंट्स ने इनकॉर्पोरेट किया है, जिनको फाइनली हमारे संविधान में भी जगह दी गई और हमारे संविधान के भी सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर में जगह दी गई, जिसको हम लोग आज के डेट में फंडामेंटल राइट के रूप में जानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। जब इन राइट्स का रिफरेंस हमारे सामने होगा, तब शायद हम और आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे, एक जेन्युइन कंपैरेटिव एनालिसिस कि उन राइट्स का आज के डेट में क्या पोजीशन है। जैसे विदाउट taking much of your time, if I quote, what about the right to health?
आज के डेट में राइट टू हेल्थ को एक बेसिक राइट का रिकॉग्निशन मिला हुआ है, जिसको मोरलेस सभी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स ने एक मानवाधिकार के रूप में रिकॉग्नाइज किया है. बट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द राइट टू हेल्थ इन आवर कंट्री ड्यूरिंग द पेंडेमिक कोरोना वायरस 19, वी ऑल आर वेरी मच अवेयर अबाउट. अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप सरप्राइज होंगे कि क्या यहाँ भी किसी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या यहाँ भी किसी का इलाज किया जा सकता है. ऊपर से दूसरी मार हमको और आपको राइट टू हेल्थ के रूप में जो देखने के लिए मिल रही है, वो वाकई में सरप्राइजिंग है. और सरकार उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है कि जितने भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, कॉरपोरेट्स जो कि मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम्स ने आज के इस ज़रूरत के समय में अपनी दुकानें बंद की हुई हैं, जिनको मुझे लगता है कि सरकार को सख्ती दिखानी चाहिए और सभी डॉक्टर्स को इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए कंपेल करना चाहिए. क्योंकि आज के डेट में जो हैंड टू माउथ है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो मजबूर है सरकारी हॉस्पिटल्स में जाने के लिए, अपना इलाज कराने के लिए. लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज हैं भी, सच्चाई ये है कि आज वो भी अपना इलाज सही ढंग से नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास मेडिकल सर्विसेज आज पेंडेमिक के पहले जो अवेलेबल थी वो आज के डेट में अवेलेबल नहीं है. डॉक्टर्स वी आर नॉट गिविंग देयर सर्विसेज अप टू द मार्क, और इवन इल ट्रीट किया जा रहा है पेशेंट्स को. तो ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं जिनका रेफरेंस हम लोग लेंगे, जिनका हम लोग एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, दैट व्हाट वाज द पोजीशन प्रायर टू द पेंडेमिक 19 एंड व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन. सो मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे आप लोगों के सामने कुछ मुख्य मौलिक अधिकार या मानवाधिकारों का लिस्ट जरूर रखना चाहिए, जिनको लगभग दुनिया के सभी इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में, कॉवेनेंट्स में और हमारे भारत के संविधान में भी एक मौलिक अधिकार के रूप में या फंडामेंटल राइट के रूप में जिनको जगह दी गई है, उनकी जो आज की पोजीशन है वो हम लोग लेटर ऑन एनालाइज कर सकते हैं. तभी हम इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि जो आज का हमारे संवाद का टॉपिक है वो कितना प्रासंगिक है आज के इस दौर में. तो मुझे बिना टाइम गवाए आपके सामने ये रखना चाहिए कि कुछ मुख्य अधिकार जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अपने में इनकॉर्पोरेट किया, उसको भारत के संविधान ने इनकॉर्पोरेट किया, और फाइनली इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट एज वेल एज इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में भी इक्वली जगह दी गई. लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जो इन्फोर्समेंट है आज के डेट में, खासकर कोविड-19 के दौर में, वो नेग्लिजिबल है, वो इग्नोरेबल है, या ये कह सकते हैं कि वो आज के डेट में दिखाई नहीं देते. तो सिलसिलेवार तरीके से मैं कुछ अधिकारों को आपके सामने रखता हूं, जिनको यूनिवर्सल एक टारगेट के रूप में इनकॉर्पोरेट किया, एक टास्क के रूप में इनकॉर्पोरेट किया, और पूरी दुनिया के सामने ये लिस्ट रखी कि अगर आप एक सिविलाइज्ड नेशन की कैटेगरी में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, अपने आप को दिखाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि इन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए अपने कंट्री में कानून बनाइए, अपने देश में लॉ बनाइए, और इन राइट्स को अपने देश के मौलिक अधिकारों में जगह दीजिए और उसको सम्मानित कीजिए, जो कुछ हद तक हमारे संविधान ने किया भी है. तो उन अधिकारों में सबसे पहला अधिकार जो एक तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, क्योंकि वो लाइफ और डेथ से जुड़ा हुआ है. तो पहला राइट जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ने अपने बिगिनिंग के आर्टिकल्स में इनकॉर्पोरेट किया, एंड दैट वाज द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी, जो कि आर्टिकल 3 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में प्लेस्ड है, उसको जगह दी गई है. दूसरा इंपॉर्टेंट राइट, दैट नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट. मैं दोस्तों उन्हीं आर्टिकल्स को आपके सामने रख रहा हूँ, या उन्हीं राइट्स को आपके सामने रख रहा हूँ, जिन राइट्स का डायरेक्ट रिलेशन आज के पेंडेमिक के साथ है. यानी जो किसी न किसी तरीके से वो अधिकार
वो मानवाधिकार जो इस पेंडेमिक के दौरान अफेक्टेड हैं या जिसके वजह से मानव आज के डेट में तार तार हो रहा है, उन्हीं राइट्स को मैंने जगह दी है। अदरवाइज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट इनकॉर्पोरेट्स इन इटसेल्फ मोर देन अप्रॉक्सीमेटली 30 आर्टिकल्स, जिनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। आउट ऑफ 30 आर्टिकल्स, आर्टिकल 2 to 21 is related to civil and political right, and rest of the articles are related to economic, social and cultural right. But my focus is only on those rights which were greatly affected during the pandemic COVID-19. The next is right to equality before law and equal protection of law. The other article which is really affected during the COVID-19 is the no one shall be subject to arbitrary arrest. You all know that on the name of lockdown, all the innocent peoples were somehow feel like a arbitrary arrest and were compelled to be inside the house, although this arrest was being done on the name of the protecting our right to health, but it was a sort of house arrest or something like that. Next is the right to freedom of movement, which was curtailed during the COVID-19 to the maximum extent, you all know. Next is right to marry without any restriction with reference to nationality or religion. You all know that even within the community, marriages were restricted during the COVID-19, and if marriages were allowed, it was allowed with a condition and restriction that not more than 50 peoples will be allowed to participate in the matrimonial ceremony. These are all a sort of restriction. Although ये सभी जानते हैं कि ये सारे restrictions हम सबके प्रोटेक्शन के लिए लगाए गए हैं, लेकिन इन प्रोटेक्शंस ये हमारे प्रोटेक्शन के नाम पे भी अगर राइट्स का कर्टेलमेंट होता है तो उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उसको डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि कर्टेलमेंट से अच्छा होता कि उसको रेगुलेट किया जाता, उसको कंट्रोल किया जाता. नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडिंग राइट टू प्रैक्टिस. वी ऑल नो कि इस राइट के रिगार्डिंग कम से कम हमारे देश में इस लॉकडाउन में एक यूनिफॉर्मिटी देखी गई कि सभी धर्मों के रिलीजियस प्लेसेस को रेस्ट्रिक्ट किया गया. किसी भी तरीके के धार्मिक एक्टिविटी में लोगों को गैदरिंग नहीं करने दी गई, लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया. तो ये भी अपने आप में एक राइट है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, एंड इट वाज गिवन इन आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, एंड यू ऑल नो दैट this is a fundamental right given in the different provisions of the Indian Constitution too. Next is right to freedom of assembly. You know that during the COVID-19, peoples were not allowed to be assembled due to any reason, including in case of the death of your relative. Peoples were not allowed to assemble and even not allowed to participate in the last rituals of your family members. Next right to work, to free choice of employment. You all know what is the condition of the position of employment in our country nowadays. Peoples were asked to leave their places, or peoples were asked not to work, knowing this fact कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी जो जीविका की साधन है वो मुहैया नहीं हो पाएंगे. उसके बावजूद भी हमें कंपेल किया गया कि हम अपने काम को बंद कर दें, हम अपने वर्क को सप्रेस कर दें. हालांकि उसका सब्स्टिट्यूट जेन्युइनली गवर्नमेंट के तरफ से हमें और आपको देखने को नहीं मिला. हाँ, हम सबको, पूरे देश के लोगों को शुक्रगुजार होना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस का, कुछ लोगों का, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी, बहुत सारे स्टूडेंट जेन्युइनली इन्वॉल्व रहे हैं, जो बिना किसी लॉ लपट के, बिना किसी पॉलिटिकल और अदरवाइज फ़ायदे और नुकसान के लगातार लोगों की सेवा जिन लोगों ने की है, लगातार लोगों को ज़रूरत की चीज़ें लोगों ने पहुंचाई हैं. हालांकि गवर्नमेंट के लेवल पे जिस तरह की मॉनिटरिंग और जिस तरह का मैनेजमेंट इस पेंडेमिक के दौरान
अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जनरेट होने वाली भुखमरी के लिए होना चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मिस मैनेजमेंट का लेवल ये है कि जिनकी पर मंथ इनकम लाखों में है उनको भी 1000 रुपये का पेमेंट सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और जो हैंड टू माउथ है मुझे नहीं पता उन तक ये पैसा पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, और अगर पहुंच भी रहा है तो क्या ये सपोर्ट, क्या ये देनदारी इवन आफ्टर द इलेक्शन भी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, ये कहना मुश्किल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइट which is given place in the Universal Declaration of Human Rights is the right to have a standard of living adequate for the health of well-being। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग राइट है, बड़ा इम्पॉर्टेंट राइट है, जो आर्टिकल 25 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में इनकॉर्पोरेटेड है कि हमारे और आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इन्हांस करना हमारे और आपकी सरकारों की सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे जिम्मेदारी है। लेकिन हमारे और आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, स्टेट लेवल के बेसिस पे या स्टेट सपोर्टेड जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उनकी जो कंडीशन है वो आप सब इमेजिन कर सकते हैं। अगर आप सब आज के दौर में या आज से कुछ दिनों पहले अगर आपने किसी भी कारण से किसी अगर सरकारी हॉस्पिटल को विज़िट किया हो तो आपको रियल पिक्चर पता चलेगी। हालांकि हम और आप अंदरूनी तौर पे इतने मजबूत लोग हैं कि हम लोग बहुत अच्छी सर्विसेज की उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन कम से कम इस राइट के कंप्लाइंस में, राइट टू हेल्थ के प्रोविज़न के इनकॉर्पोरेशन के रूप में इतनी सर्विसेज तो हम सबको मिलनी चाहिए कि हम एक अच्छी सांस वहाँ ले पाएँ जहाँ हम किसी ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। दोस्तों, मैंने यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के उन्हीं आर्टिकल्स को यहाँ इसलिए रखा या उन्हीं अधिकारों की लिस्ट आपके सामने इसलिए रखी ताकि हम सब एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएँ कि इस कोरोना काल में ह्यूमन बीइंग या ह्यूमनिटी कंप्लीटली बेबस नज़र क्यों आई, जो कि हमारे टॉपिक का शीर्षक भी है। दोस्तों, मानवाधिकार काल के द्वारा क्या स्थिति है उसको समझने से पहले मैं 2 मिनट या 1 मिनट आपका लेना चाहूँगा ये समझाने के लिए कि एक्चुअली ये कोविड-19 है क्या। कोरोना वायरस 5वां अपने आप में रिकॉर्डेड पेंडेमिक है जो कि 1918 के फ्लू के पेंडेमिक के बाद रिपोर्ट किया गया है। ये वायरस सबसे पहले चीन के एक प्रांत वुहान में रिपोर्ट किया गया, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में पैर फैला गया। इस वायरस से अफेक्टेड पेशेंट्स का मेन जो लक्षण है वो तेज बुखार, सूखी खांसी, सर्दी जुकाम का होना इत्यादि है। इस पेंडेमिक ने पूरे मानव जाति को रेगुलर एक्टिविटी को डिस्टर्ब किया है, यानी जो जिस काम में लगा हुआ था उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है। इस पेंडेमिक का ये एक निगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन इस पेंडेमिक ने जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया है वो मुझे लगता है कि उसने मानवाधिकारों पे किया है। इसके वजह से आज के संवाद का शीर्षक हम लोगों ने कोरोना संकट में बेबस आवाम और मानवाधिकार रखा गया था। अब अगर दोस्तों हम लोग एक एक राइट की बात करते हैं, जैसे पहला राइट इसमें इनकॉर्पोरेट हम लोगों ने किया जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी जगह पाया, जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में भी जगह पाया, और हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में भी जगह पाया। और जितने मेरे स्टूडेंट संविधान पढ़े हुए हैं वो सब जानते होंगे, उनको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो आर्टिकल 3 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का है, जो आर्टिकल 6 ऑफ द कॉवेनेंट में जगह पाया है, और आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह पाया है, उसमें जो राइट इनकॉर्पोरेटेड है
वो देखने में अपने आप में एक राइट है, लेकिन जो संविधान पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, वो मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि वो अपने आप में एक अधिकार नहीं है, वो अपने आप में अधिकारों का एक संविधान है। क्योंकि राइट टू लाइफ what actually means is nowhere defined in the Constitution of India, nor in the Universal Declaration of Human Rights, neither in the International Covenant on Civil and Political Rights. ये किसी भी डॉक्यूमेंट में एक्सप्रेसली डिफाइंड नहीं है, मेंशन नहीं है कि राइट टू लाइफ का क्या मतलब होता है। इसका मतलब ये है कि मेरे जैसा आदमी अगर इंटरप्रेट करे तो ये कह सकता है कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है सांस लेने का अधिकार। अगर सांस लेने के अधिकार को ही राइट टू लाइफ हम मान लें, तब तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से राइट टू लाइफ पे एज सच कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन क्या वाकई राइट टू लाइफ का मतलब वही होता है जो मैं समझ रहा हूँ? ये मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सारे वादों के माध्यम से ये स्पेसिफाई कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि राइट टू लाइफ नेवर मीन्स mere animal existence. Right to life means a comfortable, a healthy and a prosperous life. और एक कंफर्टेबल प्रोस्पेरस लाइफ के लिए सिर्फ ब्रीदिंग को रिस्पॉन्सिबल जरूरी नहीं माना जा सकता, ज़रूरत नहीं माना जा सकता, बल्कि ब्रीदिंग के साथ साथ और बहुत सारे अधिकार हैं। जब तक उनका प्रोटेक्शन नहीं किया जाता है तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते कि राइट टू लाइफ का प्रोटेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जनरली हम लोग मानते हैं कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ राइट टू ब्रीदिंग नहीं है, और बहुत सारी राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन। यू कैन नो you know that what is the situation of the education and educational system are facing during the COVID-19. We are being guided and we are being directed to take the online classes without specifying this fact that how much of the students are net friendly, how many students are using the master mobile, having the master mobile or having the services of the online facilities. तो राइट टू लाइफ का मतलब किसी भी तरीके से सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि इसके साथ और बहुत सारे राइट्स जुड़े हुए हैं। और अगर हम कोविड-19 के दौरान राइट टू लाइफ की सिचुएशन को एनालाइज करें तो हम पाएंगे कि आज के डेट में हमारा राइट टू लाइफ लिमिटेड है राइट टू ब्रीदिंग तक। ब्रीदिंग विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूइंग द हेल्दी लाइफ, हम अपने दम पे अपने राइट टू लाइफ को आज के डेट में ब्रीदिंग तक ही कन्फाइंड मानते हैं, लिमिटेड मानते हैं, क्योंकि बाकी इस राइट टू लाइफ को मीनिंगफुल, ब्यूटीफुल और पर्पसफुल बनाने वाली जो राइट्स हैं वो ड्यू टू लॉकडाउन, ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस, हमारे उन सभी अधिकारों को आज के डेट में नोइंगली और अननोइंगली सप्रेस किया जा रहा है, उसको दबाया जा रहा है, या हमें मजबूरन दबाना पड़ रहा है। किसी भी सूरत हाल में हम ये कह सकते हैं कि राइट टू लाइफ हमारी आज के डेट में उस तरीके की नहीं रही है जिस तरीके की राइट टू लाइफ बिफोर पेंडेमिक हम और आप, हम सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। अगर दूसरे राइट की बात की जाए जो हमने कोट किया था, एंड दैट इज नो वन शैल बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर और इनह्यूमन ट्रीटमेंट। आप सब ने ये तमाशा देखा, हम सब ने क्या, पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा, पूरी दुनिया में ये समस्या हुई। लेकिन जिस तरह की समस्या हमारी कंट्री ने विटनेस की इन द फॉर्म ऑफ द पेन एंड सफरिंग ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स, उसको हम और आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको हम और आप भुला नहीं सकते, सदियों तक नहीं भुला सकते, क्योंकि जिस तरह से हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को भूखे रखा गया, जिस तरह से हमारे माइग्रेंट वर्कर्स को टॉर्चर किया गया, और अगर उस भूखे रहने की वजह से, टॉर्चर होने की वजह से अगर हमारे माइग्रेंट वर्कर्स ने ये पेन उठाने की बीड़ा ली कि हम अपने दम पे अपने घरों तक जाएंगे, तो उनको उनके घरों तक
जाने से रोकने के लिए जिस तरीके का इनह्यूमन ट्रीटमेंट उनके साथ किया गया वो हम सब से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जीवंत लोग हैं और हम सब ने ये विटनेस किया है कि हमारे माइग्रेंट वर्कर्स के राइट को किस तरह से सप्रेस किया गया, किस तरह उनको टॉर्चर किया गया। बहुत सारे जो प्रेग्नेंट वीमेंस थी उन्होंने वो कंपेल हुई, वो मजबूर हुई अपने बर्डन को रोड साइड पे रिलीज़ करने के लिए, अपने बच्चे को सड़क पे जन्म देने के लिए। इससे ज़्यादा इनह्यूमन ट्रीटमेंट ह्यूमैनिटी के लिए मेरे हिसाब से और कुछ और नहीं हो सकता। दूसरा, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। दिस राइट वाज आल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड ड्यूरिंग द पेंडेमिक 19 coronavirus 19. Next is the no one shall be subject to the arbitrary arrest. If you analyze the situation, you will find that migrant workers and so many other individuals who were not having the resources to compete before the appropriate judicial institution and the authorities, they all are behind the bar. The other reason for this is that our court working is indirectly or directly hampered due to the coronavirus. So if somebody is arrested in a due to a very petty wrong in which he may be granted bail on a very frequent basis, he may be also bound to be behind the bar and bound to be subject to the arbitrary arrest due to the non-functioning of the judicial institution. So we can say that even this right was also greatly affected during the COVID-19. Next is the right to freedom of movement. You can imagine the first phase of the lockdown, and again we are in the next phase of the lockdown. We all know that how far our right to movement was curtailed. Even during the emergency situation, we were not allowed to go outside, whatever may be the reason, whatever may be the justification, but this is the fact that our right to freedom of movement was curtailed. And I think that instead of curtailing the one or the other right just on the name of protecting the right to health, ये बेटर होता, ये अच्छा होता कि सरकार राइट टू हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के मैकेनिज़म्स डेवलप करती और लोगों तक वो सर्विसेज पहुंचाने की कोशिश करती जिसके दम पे लोग अच्छी हेल्थ एक्सपेक्ट कर पाते या अपनी अच्छे जीवन की कामना कर पाते। नेक्स्ट, राइट टू मैरी। आप सब जानते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे साथी हैं जिनका सिचुएशन, हमारे बहुत सारे कलीग हैं जिनकी ये सिचुएशन मैंने देखी कि उनकी शादी की डेट रखी गई थी, सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से मजबूरन उनको अपनी शादियों का डेट या तो एक्सटेंड करना पड़ा या शादियों का डेट फ़िलहाल पोस्टपोन्ड और कैंसिल करना पड़ा। इसका मतलब ये है कि राइट टू जो मैरी है, जो कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी जगह पाए हुए, जो कि इंटरनेशनल कॉवेनेंट में भी जिसके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न इनकॉर्पोरेट किया गया है, इन सब के बावजूद भी राइट टू मैरिज पर टू सम एक्सटेंट, ऑल्दो फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन इस राइट का भी कर्टेलमेंट हुआ, ये मानवाधिकार भी अपने आप में तार तार हुआ। नेक्स्ट, जो बहुत डिबेट में भी रहा, क्योंकि हम सब लोग ये मानते हैं कि हमारा देश एक रिलीजियसली बहुत रिच कंट्री है, यानी हम लोग बाकी किसी भी इशू पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन धर्म के नाम पे जनरली हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते। चाहे हम इस देश के किसी भी धार्मिक संस्था को मानने वाले हों, बिलीफ को मानने वाले हों, धर्म के नाम पे हम सब लोग बहुत रिजिड माने जाते हैं और इसीलिए दुनिया हमें और आपको या हमारे इस कंट्री को एक रिलीजियस कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज करती है। और इस सेंसिटिविटी को आर्टिकल 18 ऑफ द डिक्लेरेशन में प्रोटेक्शन दिया गया और ये कहा गया कि लोगों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूडिंग राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन को हर कंट्री के द्वारा सिक्योर किया जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। लेकिन ड्यू टू दी कोविड-19 कोरोना वायरस 19, आप सब जानते हैं कि बहुत महीनों से यानी 23 ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स कंटिन्यूसली हमारी कंट्री में रिलीजियस प्रैक्टिसेज या तो कम्प्लीटली
या पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड हैं। हालांकि इसमें किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पैरिटी नहीं की गई है। सभी धर्मों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को क्लोज डाउन किया गया है या सब्जेक्ट टू दी सर्टेन गाइडलाइंस उनको ओपन करने की परमिशन दी गई है। हमारा कंसर्न ये है कि किसी न किसी वजह से हमारा जो राइट टू रिलीजन है, इंक्लूडिंग राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजियस बिलीफ, वो हैम्पर हो रहा है, वो एक तरीके से कर्टेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम सब एक पेनफुल कंडीशन से गुजर रहे हैं। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप सब जानते हैं कि ड्यूरिंग कोविड-19 और पेंडेमिक 19 वी वेर नॉट अलाउड टू बी असेंबल टुगेदर फॉर एनी गुड और बैड रीज़न, यानी किसी भी वजह से हमें किसी भी तरीके की असेंबली में इकट्ठे होने की परमिशन नहीं दी जा रही है। दैट मीन्स जो आर्टिकल 20 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट है वो अगेन कर्टेल हो रहा है ड्यू टू द कोविड-19 कोरोना वायरस 19। नेक्स्ट इज राइट टू वर्क और टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज वेरी important to discuss with all of you that this is one of the right which really needed to be protected immediately. Otherwise I think वो दिन दूर नहीं है जब हम शायद कोरोना वायरस से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की जो पेंडेमिक होगी या अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा जो जनरेटेड महामारी होगी वो हमारे देश में शायद कोरोना वायरस में लोगों की ली गई जान से कई गुना ज़्यादा होगी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से मैक्सिमम जो हमारे लोग जो एम्प्लॉयड थे जिन सेक्टर्स में, या तो उन सेक्टर्स की पोजीशन बहुत ख़राब है या वो सेक्टर्स क्लोज डाउन के कगार पे हैं, या हमारे जो अनस्किल्ड वर्कर्स हैं या स्किल्ड वर्कर्स हैं जो लो लेवल पे हैं, वो इस कंडीशन में नहीं है या वो इतने डरे हुए हैं कि वो जहां एम्प्लॉयड थे वहां इस कोविड-19 के ओवर होने के बाद भी शायद जल्दी डेयर नहीं कर पाएँ कि रिटर्न हो और अपने कामों को दोबारा शुरू कर पाएँ। और ऐसी स्थिति में जो महामारी, जो बेकारी, जो बेरोज़गारी और जो प्रॉब्लम्स हमारे लोगों के सामने आने वाली है, उसकी जो प्रारूप है वो कितनी बड़ी होगी वो हम सब में से कोई भी आकलन नहीं कर सकता। क्योंकि जब सरकार नहीं आकलन कर पा रही है तो हम और आप एक इंडिविजुअल के रूप में शायद उस होने वाली त्रासदी को एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। हम नहीं जानते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे आसपास भी, यानी जहाँ से हम बिलोंग करते हैं वहाँ आसपास भी, यानी जिस गांव से हम बिलोंग करते हैं, मैक्सिमम लोग जो जिस काम में थे, जहाँ वर्क करते थे, जिसके बेसिस पे वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, वो सब इन डेंजर हैं। चाहे वो फॉरेन में रह के कर रहे थे या फिर कंट्री में रह के, अपनी कंट्री में रह के कर रहे थे, क्योंकि मैक्सिमम लोग अनस्किल्ड हैं या बहुत छोटे लेवल के स्किल्ड वर्कर्स हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो अपने यहाँ रह के की जाने वाली कामों से पूरा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए मुझे लगता है कि जो बहुत सारे राइट्स, मानवाधिकार ड्यूरिंग पेंडेमिक और कोविड-19 अफेक्ट हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुआ है वो राइट टू वर्क और फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुआ है। आज आप सब जानते हैं जो सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं उनको भी गांव में आने के बाद मनरेगा में या किसी दूसरे वर्किंग्स में लोगों को धकेला जा रहा है या उनको कंपेल किया जा रहा है, और वो इस काम को करने के लिए मजबूर भी हैं क्योंकि वो अपनी जो डे टू डे ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए वो किसी भी तरीके से अपने फैमिली का, अपने लोगों का, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते हैं। इसलिए उनके चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को सिक्योर नहीं किया जा रहा है, बल्कि वो बाउंड है कि जो भी उनके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उसी से अपना काम चलाएं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we all know that I have incorporated the Article 25 of the Universal Declaration of Human Right, and that is the standard of living adequate for the health of well-being, not only the well-being of an individual, जबकि आर्टिकल 25 तो ये कहता है कि well-being of your family,
यानी सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के सिग्नेटरी के रूप में, कॉवेनेंट के सिग्नेटरी के रूप में और इवन ऑप्शनल प्रोटोकॉल के सिग्नेटरी के रूप में हमारे देश की सरकार की ये कमिटमेंट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करे, उसके वेलबींग को प्रोटेक्ट करे। कम से कम लोग जिस पोजीशन में है उस पोजीशन को सिक्योर करें। हियर आई वुड लाइक टू कोट द सिचुएशन ऑफ वन ऑफ द क्लास विच इज हेवली अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड-19, बट अनफॉर्चुनेटली उनको ना तो 1,000 रुपये का सपोर्ट मिल रहा है, ना उनको अनाज का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही समाज उनको गरीब समझ रही है, ना ही समाज उनको अनएम्प्लॉयड समझ रही है, जबकि वो क्लास इस पेंडेमिक में मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है। और उस क्लास की जो एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एक नॉर्मल फैमिली से बेटर थी, उसको सिक्योर करने पे कोई फोकस नहीं है। एंड दैट क्लास इज़ द क्लास ऑफ माइन एंड क्लास ऑफ योर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास ऑफ माई एडवोकेट्स, माई स्टूडेंट्स, माई कलीग्स। यानी फ्रॉम लास्ट 4 months all the court activities were either directly or indirectly hampered, due to which you all know that 80% जो लॉयर्स हैं उनकी जो लाइफ है वो डे टू डे अर्निंग पे डिपेंड करती है। जब कोर्ट चलता है उनका परिवार चलता है, उनके परिवार का सिस्टम चलता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 महीने से ना तो कोर्ट चल पा रहा है, ना ही सिस्टम उनका चल पा रहा है, और हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो उस पर उनका बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। मेरा इस क्लास को कोट करने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको ये शो कर पाऊँ कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एडिक्वेट फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ ए क्लास है, उसको से उस राइट का इस कोविड-19 के वजह से उस राइट पे बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। इसलिए अब मुझे लगता है कि मुझे अपने संवाद को कंक्लूड करना चाहिए ये कहते हुए कि इन सब बातों के बावजूद भी मैं आप सब के माध्यम से आप सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ये निवेदन करता हूँ कि हम सब इस त्रासदी में, इस पेंडेमिक के दौरान जहाँ भी हैं, जिस लेवल पे हैं, मैं अपने स्क्रीन पे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं देख पा रहा हूँ, वो उनको ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सभी लोग इस बात को लगातार कर रहे हैं, इस काम को लगातार कर रहे हैं कि सारी जिम्मेदारियाँ हम और आप सरकार पे नहीं थोप सकते। हम सब की, एक एक सिटीजन की, चाहे जो जिस पोजीशन में हो, जिस क्लास से बिलोंग करता हो, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, जिस कैटेगरी में फॉल करता हो, हम सब की जिम्मेदारी है। सरकार की जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि हम जिस लेवल पे हैं, जिस पोजीशन में हैं, जिस किसी को भी इस पेंडेमिक के दौरान अगर तकलीफ़ में, परेशानी में देखते हैं, तो हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि हम सब उसको, उनका हेल्प करें, उनका सहयोग करें। जिस तरीके से भी हो सकता हो, हम इस पेंडेमिक से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को और सबसे ऊपर अपने देश को किसी भी तरीके से इस पेंडेमिक से बाहर निकाल पाएँ। फाइनली मैं इस बात से कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि इस पेंडेमिक की वजह से ह्यूमैनिटी नो डाउट बेबस और लाचार नज़र आ रही है, ह्यूमन राइट्स और मानवाधिकारों का वायलेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम सब एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे का साथ दिया, तो वो दिन भी दूर नहीं जब एक मौसम के तरह कोरोना आया है और चला जाएगा और हम सब फिर एक खुशहाल जीवन अपना और अपने परिवार के साथ जी पाएंगे। धन्यवाद। आखिर में मैं सुशील जी का AISF बिहार के सभी लोगों का और उन सभी लोगों का जिनका AISF बिहार से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो इस AISF लाइव चैप्टर को व्यू कर रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बातों को पैशनेटली सुना। थैंक यू वेरी मच।